नमस्कार दोस्तों। इतिहास के सबसे जटिल मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं और वो है त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई पार्टी स्ट्रगल। ट्राई पार्टी स्ट्रगल एक ऐसे फेज में आता है जो कि ना प्राचीन काल है ना वो जो कि मध्यकाल है। तो सर कौन सा काल है? ये वो समय है जब प्राचीन काल से हम मध्यकाल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक बदलाव का दौर है। उसको इतिहास के पन्नों में बोलते हैं पूर्व मध्यकाल या अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का सबसे जटिल टॉपिक्स में से एक है वो है ट्राई पार्टी स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। और अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो शुरू होता है 8वीं शताब्दी में। शुरू कब हो रहा है? 8वीं शताब्दी में। और ख़त्म कब हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है 10वीं शताब्दी में। अब सवाल ये सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि लड़ाई 8वीं शताब्दी में क्यों हुई, किन पक्षों के बीच में हुई और किन पक्षों में होने के बाद में किस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पूरी की पूरी महाभारत हुई है। तो आप बहुत सिंपल सी बात देखोगे, इस लड़ाई में आपको 3 पात्र नज़र आएंगे। इस लड़ाई में आपको 3 पात्र नज़र आएंगे। और वो कौन कौन से पात्र हैं? अगर आप देखोगे, जो आपको पहला पात्र नज़र आएगा वो नज़र आएंगे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार। अगर आप राजस्थान देख पा रहे हो तो यहाँ पे कौन है? पहली पार्टी कौन सी है? पहली पार्टी है गुर्जर प्रतिहार, जो कि राजस्थान के अंदर है। सहमत हो? दूसरा, अगर आप चले जाओगे बंगाल के क्षेत्र में, तो बंगाल के क्षेत्र में कौन नज़र आएंगे? बंगाल के क्षेत्र में चले जाओगे तो आपको पाल वंश के लोग नज़र आएंगे, राइट। और अगर आप चले जाओगे ये महाराष्ट्र से लेकर जो कर्नाटका का बेल्ट है, तो आपको यहाँ पे समझ में कौन आएंगे? राष्ट्रकूट। तो अगर आप देखोगे तो 8वीं शताब्दी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के बीच में लड़ाई हुई। क्यों हुई? जवाब है ये क्षेत्र कन्नौज। इस कन्नौज के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई हुई। अब मन में आएगा कि भाई ये लड़ाइयाँ कन्नौज को लेकर ही क्यों हुई? तो कन्नौज पर कब्जा करने के पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहली बात, जो कन्नौज का जो एरिया है वो फर्टाइल बहुत है। कैसा है? फर्टाइल बहुत है, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। अगर उपजाऊ भूमि है मित्र, तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान होगा कि मुश्किल रहेगा? सर यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान रहेगा। अगर खेती बाड़ी करना आसान रहेगा तो प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो वस्तु का उत्पादन होगा क्या बड़ी मात्रा में होगा? हाँ सर, वस्तु मात्रा उत्पादन बड़ी मात्रा में होगा। अच्छा, व्यापार वाणिज्य भी सर बड़ी मात्रा में होगा। समझ में आ रहा है? तो खेती बाड़ी बड़ी मात्रा में, व्यापार वाणिज्य बड़ी मात्रा में, वस्तु निर्माण बड़ी मात्रा में। अच्छा एक बात बताइए, अगर आर्थिक गतिविधियाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियाँ बड़े स्तर पर होंगी तो राजा को इस इलाके से ज़्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा। अगर राजा को इस इलाके से बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा टैक्स मिलेगा, उस बड़े टैक्स के दम पर राजा क्या अपनी बड़ी आर्मी नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है सर। क्या बड़ा प्रशासन तंत्र खड़ा कर सकता है कि नहीं खड़ा कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल खड़ा कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि अगर कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र जो फर्टाइल है, अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, खेती बाड़ी अच्छी हो रही तो वस्तु निर्माण अच्छा होगा, वस्तु निर्माण अच्छा होगा तो व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा। और अगर यहाँ पे आर्थिक क्रियाएँ अच्छी होंगी तो राजा को बड़ी मात्रा में टैक्स मिलेगा। टैक्स का मतलब पैसा होता है। और अगर पैसा मिलेगा तो उस पैसे के दम पर बड़ा ही सेना, बड़ा प्रशासन तंत्र खड़ा किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर जिसने कब्जा किया उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, वो राज्य मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या कन्नौज पर कब्जा करने में राज्य को आर्थिक सैन्य स्थिति में लाभ है कि नहीं है? बिल्कुल लाभ है। तो क्या गुर्जर प्रतिहार जिनका विकास कब हुआ है? जिनका विकास हुआ है 8वीं शताब्दी में। कब? 8th सेंचुरी में। अस्तित्व में कब आए? 8th सेंचुरी में। क्या इस बात का ये लोग प्रयास नहीं करेंगे कि राजस्थान से आगे बढ़कर ये कन्नौज जैसे इलाकों पर कब्जा करें? सहमत हो कि नहीं सहमत हो आप? अच्छा एक बात बताओ कि अगर राजस्थान से बढ़कर ये जोधपुर के इलाके में थे, गुर्जर प्रतिहार का जो राइस है वो जोधपुर के इलाके में है, अगर इन्होंने जोधपुर के इलाके से बढ़ के पूरे राजस्थान को पार करके कन्नौज जैसे फर्टाइल लैंड पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो क्या प्रतिहारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, सैन्य स्थिति मजबूत हो जाएगी, है ना? और क्या वो राज्य के स्तर पे मजबूत हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे।
और अगर गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पे कब्जा करने में सफल हो गए तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार कन्नौज को पार करके वो पाल वंश पे भी हमला कर सकते हैं? यस और नो? क्या इस बात की संभावना नहीं है कि अगर प्रतिहार वंश के लोग फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए, मिलिट्री वाइज बहुत मजबूत हो गए, तो क्या मजबूत होने के बाद इस बात की संभावना नज़र नहीं आती है कि वो पाल वंश पे हमला कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस केस को उल्टा करो तो एक बात मुझे बताओ कि पाल वंश, क्या प्रतिहार वंश का मजबूत होना क्या पाल वंश के लिए खतरे का विषय है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, प्रतिहार वंश अगर ताकतवर हुआ तो वो पाल वंश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसको उल्टा करके पढ़ो। अगर तुम उल्टा करके पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो पाल वंश है, अगर पाल वंश ने बंगाल, बिहार और आगे बढ़ते हुए कन्नौज पर अपना कब्जा कर लिया तो क्या पाल की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, सैन्य स्थिति मजबूत हो जाएगी? और आर्थिक और सैन्य स्थिति मजबूत हो गई तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि पाल आगे बढ़ के प्रतिहारों पर हमला कर दें? तो पाल का मजबूत होना क्या प्रतिहारों के लिए खतरे का विषय है कि नहीं है? तो क्या प्रतिहार चाहेंगे कि पाल कन्नौज पे कब्जा करे? नहीं। क्या पाल चाहेंगे कि क्या, पहले प्रतिहार पे देखते हैं, क्या प्रतिहार चाहेंगे कि पाल कन्नौज पे कब्जा करे? नहीं। क्या पाल चाहेंगे कि प्रतिहार कन्नौज पे कब्जा करे? नहीं। कोई नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं चाहता कि कोई भी एक दूसरे के इस कन्नौज के इलाके पे कब्जा करे। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? क्लियर हुआ? अब ये दोनों लड़ेंगे, इसमें राजपूतास कहाँ से आ गए? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि अगर प्रतिहार कन्नौज के एरिया पे कब्जा करने में सफल हो गए तो क्या कन्नौज पे कब्जा करने के बाद इनकी आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य स्थिति मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। ये आर्थिक, सैन्य हर स्तर पे मजबूत हो जाएंगे और अगर मजबूत हो गए तो ये ना केवल इस तरफ हमला करेंगे, इस बात की संभावना है कि ये, क्योंकि इनका जो इलाका है राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है और ये एमपी से नीचे उतर कर क्या ये महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? और महाराष्ट्र में जैसे ही आगे बढ़ेंगे कौन बैठे हुए हैं? राष्ट्रकूटास बैठे हुए हैं। तो क्या प्रतिहार वंश का ताकतवर होना क्या राष्ट्रकूट वंश के लिए खतरे का विषय है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या राष्ट्रकूट पसंद करेंगे कि प्रतिहार वंश के लोग कन्नौज पर कब्जा करें? नहीं। वो नज़र बना के रखेंगे जिस पल प्रतिहार वंश के लोग कन्नौज पे कब्जा करेंगे ये सारा काम धंधा छोड़ के कहाँ चल देंगे? सारा काम धंधा छोड़ के चल देंगे प्रतिहार को रोकने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये लड़ाई जो हुई है वो 3 पक्षों के बीच में हुई है। ये लड़ाई जो हुई है वो कितने पक्षों के बीच में हुई है? 3 पक्षों के बीच में हुई है। इसलिए क्या कहते हैं? ट्राई पार्टी स्ट्रगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई पार्टी स्ट्रगल कहते हैं या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और ये 8वीं शताब्दी में ही क्यों शुरू हुआ? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल है वो 8th सेंचुरी में ही क्यों शुरू हुआ? वो 8th सेंचुरी में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार है वो अस्तित्व में कब आए? 8वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट अस्तित्व में कब आए? 8वीं शताब्दी में। और पाल अस्तित्व में कब आए? 8वीं शताब्दी में। क्योंकि तीनों वंश का विकास, तीनों वंश का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ, चाहे पाल हो, चाहे प्रतिहार हो या राष्ट्रकूट हो। इसलिए संघर्ष भी 8वीं शताब्दी में शुरू होता है। और ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट में पूछा है कि किन किन राजवंशों का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। उसके पीछे का कारण ये था, आपसे टॉपिक में लिखेगा नहीं कि हम ट्राई पार्टी स्ट्रगल पूछ रहे हैं। उसको पता है कि ट्राई पार्टी स्ट्रगल की शुरुआत हो रही है 8वीं शताब्दी में और ट्राई पार्टी स्ट्रगल के 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो उसने ट्राई पार्टी स्ट्रगल नहीं लिखा, उसने इतना लिख दिया कि 8वीं शताब्दी में किन किन राजवंशों का उदय हुआ। तो अगर आपने ट्राई पार्टी स्ट्रगल को पढ़ा है तो आप उस आंसर को सही से टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई? फिर अगर लड़ाई हुई थी तो लड़ाई 1 साल हुई, 2 साल हुई? ये लड़ाई जो हुई है 250-300 साल चली है। ये 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच हुई है। इसका मतलब लड़ाई बहुत लंबी चली है। लड़ाई लंबी क्यों चली?
लड़ाई इसलिए लंबी चली क्योंकि इस लड़ाई में तीनों पार्टी ताकतवर हैं, ये तीनों ताकतवर हैं। ये अलग बात है, ये 20 नंबर ही हैं, ये 19 नंबर हैं और ये 18 नंबर हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 20 हैं तो वो 10 हैं और 5 ही हैं, नहीं, ये 20 हैं तो वो 19 हैं, वो 18 हैं। लगभग तीनों एक मुकाबले बराबर हैं, ताकतवर हैं। और चूंकि तीनों एक मुकाबले बराबर ताकतवर हैं, इसीलिए अंतिम परिणाम नहीं निकल रहा। अंतिम परिणाम मतलब ये होता है कि कोई भी अंतिम रूप से कन्नौज पे कब्जा करने में सफल नहीं हो रहा। अगर कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहार ने कब्जा कर लिया, फिर राजपूत पास पहुंच गए, फिर राजपूत लंबे समय तक कब्जा नहीं कर पाए। इसकी अपनी पीछे लंबी कहानी है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर यही थे, परंतु अंतिम रूप से कब्जा क्यों नहीं कर पाए थे, इस पर अलग चर्चा करेंगे कभी, बहुत लंबा टॉपिक है। तो चूंकि ये तीनों पार्टियां ताकतवर थीं, इसीलिए अंतिम परिणाम निकल नहीं पाया। इनमें से अगर एक पार्टी ताकतवर होती और दोनों पार्टी कमज़ोर होती तो ये इन दोनों को हराकर साम्राज्य बना लेते, या अगर ये दोनों पार्टी कमज़ोर होती तो ये इन दोनों को हरा के साम्राज्य बना लेते, या ये दोनों पार्टी कमज़ोर होती तो ये दोनों को हरा के अपना साम्राज्य बना लेते। लेकिन तीनों पार्टी ताकतवर निकल गई, तीनों अपोनेंट्स ताकतवर निकल गए, इसलिए अंतिम परिणाम नहीं निकला। और जो लड़ाई 10-5 साल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो अलग अलग चरणों में 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में लड़ाई हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेचीदा मामला समझ में आया होगा कि क्यों प्रतिहार जो हैं कन्नौज पे कब्जा करना चाहते हैं और क्यों पाल उसको रोकना चाहते हैं, या क्यों पाल कब्जा करना चाहते हैं और प्रतिहार रोकना चाहते हैं, और क्यों प्रतिहार के कब्जा होने से राजपूतों को दिक्कत है। इसीलिए जैसे ही प्रतिहार कन्नौज पे कब्जा करेंगे, राजपूत सारा काम धंधा छोड़ के पहुंच जाएंगे प्रतिहार को रोकने के लिए। और फिर कभी बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों राष्ट्रकूटा जो इस तीनों में सबसे ताकतवर थे, वो कन्नौज पर अंतिम रूप से कब्जा क्यों नहीं कर पाए। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस मुद्दे की गहराई समझ में आई होगी। और ऐसे ही बहुत सारे मेंस के मुद्दे हैं। प्रीलिम्स की दुनिया अलग है, मेंस की दुनिया अलग है, मतलब बहुत अलग तो नहीं, लेकिन जो प्रीलिम्स होता है उसमें फैक्चुअल बेस थोड़ा ज़्यादा होता है, वेटेज होता है। लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो तो मेंस का मतलब होता है उस फैक्ट के पीछे का दर्शन, उसके पीछे की विचारधारा, आइडियोलॉजी जिस पे वो टिका हुआ होता है, उसको ध्यान रख के पढ़ना होता है। और उस बात को समझाने के लिए अगर कहीं फैक्ट की ज़रूरत पड़े तो उस फैक्ट का इस्तेमाल करना होता है सहायक के रूप में, ना कि एक प्राथमिक तौर पे। बात समझ में आ रही है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और उत्कर्ष परिवार आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र लाए हैं नए साल के उपलक्ष्य में, जहां आप देखेंगे कि नए साल के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच में आपको जो कोर्सेस हैं उसमें करीबन 90% तक डिस्काउंट है, जहां पे आपको प्राइम कोर्स लेने पर एक्स्ट्रा 10% को ऑफ मिलेगा और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये क्लासरूम से लाइव होगा, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वो ऑनलाइन चला जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड फीस है वो 10,000 रुपये है, प्राइम फीस है 18,500 रुपये। इसके अलावा आप देखोगे इसमें 1400 घंटों की क्लासेस हैं, बहुत सारी आपको फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है, ये अर्जुन बैच है 4.0। 3 बैचेस के अंदर उत्कर्ष फैमिली ने बहुत मजबूती से काम किया है और अब उत्कर्ष अर्जुन 4.0 ला रही है। ये वो क्लास है जो कि आपको स्टूडियो से लाइव मिलेगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। बात समझ में आ रही है? इसकी स्टैंडर्ड फीस कितनी है? करीबन 5,000 रुपये है और जो प्राइम फीस है वो करीबन 12,500 रुपये है। 6 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी 1400 घंटों की कक्षाएँ मिलेंगी। जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे तो फाउंडेशन बैच चलेगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये क्लासरूम्स रहेगा फॉर इंग्लिश मीडियम। इसका जो ऑफ़र प्राइस इस समय 10,000 रुपये रखा गया है, आप इसे एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये भी शुरू हो रहा है 6 जनवरी से। इस बैच की बात करेंगे तो इस बैच में ऑफ़र प्राइस आपके लिए रखा है 5,500 रुपये और ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलेगा।
इसके अलावा कुछ और बैचेस आप देख सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी का मेंस बैच है, ये मेंस ओरिएंटेड बैच है। मेंस ओरिएंटेड मतलब जहाँ पे हम लोग जो अपनी पूरी तैयारी है वो मेंस की ही ध्यान में रखकर करेंगे। और 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये स्टूडियो से चलेगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ठीक है। इसका जो फीस है वो 3200 रुपये है। इसके अलावा 2024 की जो पीसीएस है उसका टेस्ट सीरीज है, जिसमें 16 टेस्ट हैं। इसका 3000 रुपये टेस्ट है, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ का फाउंडेशन बैच है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका ऑफर प्राइस है 3000 रुपये, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा यूपी पीसीएस यूपीएससी का फाउंडेशन मेगा बैच है, इसका जो ऑफर प्राइस है करीबन 9000 रुपये है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपी पीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स का मेगा बैच है, बहुत बड़ा बैच है ये, इसका ऑफर प्राइस जो है करीबन 5000 रुपये है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उत्कर्ष एप्लीकेशन के ऊपर। उत्कर्ष आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी टीम के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, चाहे फ्रंट टीम हो चाहे बैक हैंड टीम हो। फ्रंट टीम का मतलब होता है हम टीचर्स के द्वारा, बैक हैंड टीम का मतलब होता है हमारे मैनेजमेंट, और हमारी कंटेंट टीम दिन रात आपके लिए प्रयास करती है, जितना संभव होता है हर स्तर पे कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छा कंटेंट जाए और उनके अंतिम सफलता में हमारा एक अच्छा योगदान हो। कभी हम ये मैं कभी नहीं कहता कि हमने आपका सिलेक्शन कराया, बट ये कहते हैं कि हाँ, हम आपके सिलेक्शन में हमेशा सहायक तौर पे रहेंगे। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, हम आपको आपके पीछे खड़े मिलेंगे, मजबूती से मिलेंगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में क्या विकल्प है। अगर आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल पढ़ा रहे हैं तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल पढ़ने के बाद आपके मन में, जब आपने वीडियो शुरू की थी, तो वीडियो शुरू करते समय आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल के लेकर आपके पास कुछ विचार होंगे, लेकिन जब आपने मेरी वीडियो ख़त्म की तो वीडियो ख़त्म करने के बाद क्या आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल को लेकर आपके विचार बदले कि ट्राई पार्टी स्ट्रगल वास्तव में है क्या, कब से लेकर कब तक हुई है, क्यों प्रतिहार को पाल से दिक्कत है, पाल को प्रतिहार से दिक्कत है, और प्रतिहार का मजबूत होना राष्ट्रकूटों के लिए इतना दिक्कत का विषय क्यों है, और राष्ट्रकूट जो कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली थे वो लंबे समय तक कब्जा करके रख क्यों नहीं पाए, और लड़ाई जो है ये 5-10 साल में ख़त्म होने वाली लड़ाई इतनी लंबी क्यों छिड़ी। परिणाम की चर्चा तो मैंने भी की ही नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।